हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे करूकू। ये पार्ट 3 है जो मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो आज हम करूकू के बारे में बात करेंगे। करूकू इज़ जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव है विच गिव्स अस टेस्टिमनी अबाउट अ लाइफ। टेस्टिमनी मीन्स एक एविडेंस देता है लाइफ का। It has to be treated as a different literary genre. It is to be seen as both an attestation of truth and a social critique, as well as carefully structured and written literary narrative. तो ये सब बताया गया है, एक ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव है। ये लाइफ के बारे में बताता है। ये डिफरेंट तरह का लिटरेरी जॉनर है जो कि ट्रुथ के बारे में बताता है, सोशल क्रिटिक है ये, और केयरफुली स्ट्रक्चर्ड नॉवल है ये, और लिटरेरी नैरेटिव है ये एक तरह से, है ना। तो ये सब कुछ बताया गया है। इसमें दलित लिटरेचर है, वैसे ये दलित कंडीशंस के बारे में इसमें बताया गया है। ओके, नाउ इसकी समरीज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके 9 तक। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 की समरी। कुरुकू, इससे पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे कि कुरुकू जो है वो 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसका एक प्रीफेस है और एक आफ्टरवर्ड भी है। इसके प्रीफेस में बताया गया है कि बामा बिगिंस द प्रीफेस बाय कंपेयरिंग कुरुकू टू हर ओन लाइफ। कुरुकू को अपनी लाइफ से रिलेट कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? कंपेयर कर रही हैं, क्योंकि कुरुकू जो है ना, एक पेड़ के पत्ते रहते हैं। वो पेड़ होता है पालमीरा पालमीरा लीव्स होते हैं ना, उनको कुरुकू बोला जाता है। इसकी कुछ एजेस होती हैं, डबल एजेस होती हैं इसकी, स्वॉर्ड की तरह, है ना। द वर्ड कुरुकू ऑल्सो कंटेन्स द वर्ड कारू। उसको कारू भी बोलते हैं, विच मीन्स एम्ब्रॉय और सीड। कुरुकू में ना सीड्स होते हैं, जैसे एम्ब्रॉय, छोटे छोटे सीड्स होते हैं। सो द वेरी ऑपरेसिव लाइफ दैट शी हैज हैड टू फेस कैरिड विद इन सीड्स फॉर हर लिटरेरी वर्क। अब जैसे पत्ते में छोटे छोटे सीड्स बताए गए हैं, वैसे ही उनकी जो लाइफ है, जो राइटर की लाइफ है, उसमें भी कुछ जिस तरह की वो लाइफ जी रही हैं, जो उन्होंने फेस किया, उसमें भी उनके लिटरेरी वर्क के सीड्स थे। मतलब जैसी वो लाइफ जी, उसके बाद उन्होंने वैसा ही लिटरेरी वर्क लिखना शुरू कर दिया। बामा टेल्स अस इन द प्रीफेस दैट it was the difficulties she faced and her desire to break free of oppressive bonds that led to her writing the book. बामा हमें बताती है प्रीफेस में कि ये डिफ़िकल्टीज़ थी जो उन्होंने फेस की, और वो चाहती थी कि इस ऑपरेसिव बॉन्ड से वो निकल जाएं, तो उन्होंने बुक लिखी। बामा रेफर्स टू द एपिस्टल टू द हेब्रू वेयर द वर्ड ऑफ गॉड इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ टू-एजेड स्वॉर्ड। मतलब वो बोलती हैं कि रेफरेंस है उनका एपिस्टल टू हेब्रू के लिए रेफ़र किया है उन्होंने बोला है कि जहाँ पे कि भगवान के जो वर्ड हैं वो दो धारी तलवार, टू-एज्ड स्वॉर्ड की तरह, दो धारी तलवार की तरह है। मतलब भगवान ने जो बोला वो उसके दो रिजल्ट्स निकलते हैं ना। द रेफरेंस इज टू दिस स्टेटमेंट, द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव, शार्पर देन एनी टू-एज्ड स्वॉर्ड, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intention of the heart. ये बोलते हैं कि जो भगवान के शब्द हैं वो लिविंग है, एक्टिव हैं, शार्पर हैं। किससे ज़्यादा शार्पर हैं? दो धारी तलवार से भी शार्पर हैं, जो कि आदमी के हृदय में लग जाते हैं, उसकी जॉइंट्स में लग जाते हैं, उसकी मैरोज में लग जाते हैं, एंड उसके दिल को एक तरह से चीर देते हैं। मतलब उनके भगवान के ऐसे शब्द होते हैं ना जो कि हमारे दिल को छू जाते हैं, यही बोला गया है। शी फील्स दैट पीपल्स हर्ट आर हार्ड एंड नॉन रिस्पॉन्सिव टू गॉड नाउ। वो बोलती हैं कि पहले तो लोग भोले भाले थे, लेकिन अब लोग ऐसे हो गए हैं कि उनके जो दिल है वो बहुत ही सख्त है, और वो भगवान जो बोलते हैं उसको वो मानते नहीं हैं। शी फील्स दैट दलित मस्ट स्पीक अप नाउ, फंक्शंस एज चाइल्ड्स गॉड्स वर्ड एंड पियर्स द हर्ट्स ऑफ द ऑप्रेसर। अब वो कह रही हैं कि दलित लोगों को जो है ना अब बोलना शुरू कर देना चाहिए, और उन्हें जो है ना भगवान के शब्द
भगवान जो बोलते हैं ना वैसा उनको भी बोलना शुरू कर देना चाहिए, और ऐसा बोलना चाहिए ताकि जो उनको दबा रहे हैं ना उनके दिल तक बात वो पहुंच जाए। मतलब बोलने का मतलब है कि दलित लोगों को अब खड़े हो जाना चाहिए और उनको अब भगवान की जैसे जो भगवान ने बातें बोली गई हैं वो बोलनी चाहिए, और उनको ऐसा बोलना चाहिए ताकि कि जो ऑपरेसर जो उनको लोग दबा रहे हैं उनके दिल तक वो चीज़ें पहुंच जाएं। तो प्रीफेस में ये सबसे पहले लिखा गया है। फिर उनका शुरू हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 1। इसकी शुरुआत होती है आवर विलेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दस बिगिंस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कुरुकू। ठीक है, इस तरह से कुरुकू की स्टार्टिंग है। हाउ एवर द विलेज इज़ नॉट नेम्ड नॉर इज़ द नरेटर, उसका नाम नहीं बताया गया विलेज का, नरेटर का नाम भी नहीं बताया गया। विलेज का नाम तो इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि विलेज का कोई नाम ही नहीं था। वहाँ पे जो भी लैंड होती थी, जो भी जगह होती थी, वो काम के हिसाब से होती थी या लैंड ओनर के हिसाब से होती थी, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे। Chapter 1 sets the scene and alerts you to Bama's narrative strategy. तो नैरेटिव स्ट्रेटजी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि उनकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, उसकी बात हो रही है ये। ठीक है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है। ओके, नाउ इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ विच इज़ ओनली 4 sentences, she lets us know that the village has seen no progress and that there are many different communities who live there, but that she would come to the issue of castes and communities only after she tells us about her village. तो इसमें बोला गया है कि वेरी फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें 4 ही लाइनें राइटर ने लिखी हैं और बोला है कि विलेज की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है इतने सालों में और डिफरेंट कम्युनिटीज़ वहाँ रह रही हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है एंड बहुत सारे इश्यूज हैं कास्ट और कम्युनिटीज़ को लेके। बाद में बोलती हैं कि बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज cannot escape references to caste and communities because the very name of the various places point our attention to ownership or used by people of different communities. अब जो है ये बोल रहे हैं कि विलेज का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कास्ट एंड कम्युनिटीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है क्योंकि जगह जगह के जो नाम हैं वो एक तरह से कम्युनिटीज़ पर हैं। किसी आदमी की कोई जगह है, कहीं पे ज़्यादा जगह है जहाँ वो ओनर है, तो उसी के नाम पे उस जगह का नाम पड़ गया है। While she seems to be nostalgic about the past and painting a romantic picture of her village, a close reading will reveal that she constantly looks at the natural surrounding as the site of work and scenes for acts of discrimination. अब जब भी राइटर के नाम में को अपना पुरानी यादें आती हैं ना, तो 2 ही चीज़ें याद आती हैं जब वो उन जगहों के बारे में सोचती है। तो एक तो उस जगह पे ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तब याद आती है कि हाँ इस जगह पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, और साइट्स ऑफ वर्क और काम की जगह याद आती हैं। वो इतनी सुंदर जगह है लेकिन जहाँ जहाँ के बारे में वो सोचती है वहाँ वहाँ के बारे में उसके माइंड में यही ख्याल आते हैं कि यहाँ पे ये काम होता था और यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हुआ था। इफ़ शी डिस्क्राइब्स द रॉक्स दैट आर राउंड अबाउट हर विलेज, वी सी दैट वन ऑफ देम वॉज नेम्ड आफ्टर वॉशरमैन, एक्चुअली बॉयज हु वुड वॉश क्लोथ्स देयर स्टीमिंग एंड वाइटनिंग दैम। तो एक मतलब जो पत्थर थे ना गांव के इर्द गिर्द जो पत्थर थे, तो वो डिस्क्राइब करती हैं कि उन पत्थरों में से किसी एक पत्थर का जो नाम है किसी वॉशर मैन के नाम पे लिखा, धोबी के नाम पे है, जो कि वहाँ पे मतलब कुछ लड़के थे जो कि वहाँ पे क्लॉथ्स को धोते थे, उनको स्टीम करते थे और फिर उनको वाइट करते थे। तो इस तरह के धोबी का काम करते थे। तो उसके नाम पे जो है वो एक किसी पत्थर का नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। After describing some fields that belong to a Naikars, Bama mentions that her people are laborers. अब वो कुछ फील्ड्स की बात करती हैं, कुछ खेतों की बात करती हैं जो कि नायक लोगों की थी। तो वो मेंशन करती है कि उनके जो पेरेंट्स थे वो लेबरर्स थे। इफ़ दे कुड नॉट फाइंड वर्क, पेरेंट्स नहीं मतलब उनके जो लोग थे, उनकी कास्ट के जो लोग थे,
If they could not find work, the beautiful wood on the mountains would beckon them together. फायरवुड, वो कहती हैं कि लेबरर थे लेकिन जब काम नहीं होता था, मान लो खेतों में काम नहीं होता था, तो वो माउंटेन्स जो हैं, ब्यूटीफुल वुड्स जो हैं, ब्यूटीफुल जो फॉरेस्ट हैं, उनको बुला लेते थे. माउंटेन पे जो ब्यूटीफुल वुड्स होती थी वो उनको बुला लेते थे अपने पास. वहाँ जाके वो लकड़ी इकट्ठी करते थे. दिस इज़ नॉट द फेट ऑफ अपर कास्ट, पर अपर कास्ट के केस में ऐसा नहीं था. इवन व्हेन इट रेन्स एंड हर विलेज gets more beautiful and the fish is plentiful in her street, they bought and cooked the cheapest we could get, while the upper caste ate all sorts of fish. वो बोलती है जब बारिश का टाइम होता था ना, तो विलेज में जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की ब्यूटीफुल और बहुत ही मतलब गांव बहुत सुंदर हो जाता था और फिश भी बहुत ज़्यादा होती थी. लेकिन वो जो थे वो चीपेस्ट, बहुत ही चीप, जो सस्ती फ़िश खाते थे. लेकिन जो अपर कास्ट के लोग थे वो सब तरह की फ़िश खाते थे. While she continues to describe the natural beauty of a village, she moves on to share anecdotes about a person called Bondan, who used to live by his wits, stealing from the landlords. और कभी वो ऐसा भी याद करती हैं कि जब वो नेचुरल ब्यूटी, अपने विलेज की नेचुरल ब्यूटी की बात करती हैं, तो वो एक कहानी बताती हैं एक आदमी की जिनका नाम था बॉन्दन. और वो क्या करता था, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता था, मतलब लैंडलॉर्ड के यहाँ पे चोरी वोरी करके अपना काम चला लेता था. She sketches a life of superstition, belief in spirits, and of almost unquestioning acceptance of the oppressive caste system. तो वो अपने जो है बातों में, अपने राइटिंग में सुपरस्टिशन की बात करती हैं, स्पिरिट्स की बात करती हैं, उन पे विश्वास की बात करती हैं, और कास्ट सिस्टम की बात करती हैं कि वो किस तरह से एक्सेप्टेंस हो गया था उसका. मीन्स लोगों ने कास्ट सिस्टम को मान लिया था और उसको अनक्वेश्चनिंग था, उस पर कोई सवाल भी नहीं उठाता था. द लैंडलेस लेबरर्स न्यू एवरी फील्ड इन देयर विलेज and would unfailingly turn up for work at the right field at the right time. अब जो है, जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जिनकी ज़मीनें नहीं थी, वो लोग क्या करते थे, अपने विलेज की हर फील्ड का उनको पता होता था. जो कि नाइकर्स लोगों की थी, उनकी सब फील्ड्स का उनको पता होता था, और वो राइट टाइम पे राइट फील्ड में पहुंच जाते थे काम करने के लिए. बिना फेल हुए वो राइट टाइम पे, राइट जगह पे, राइट फील्ड पे आ जाते थे. दिस कास्ट सिस्टम इज़ रिटन इनटू द सोशल जियोग्राफी ऑफ अ विलेज. ये जो कास्ट सिस्टम था, एक मिनट, हाँ, ये बोल रहे हैं कि जो सोशल जो आपकी जैसे जिस किसी जगह की ज्योग्राफी होती है ना, वो सोशल ज्योग्राफी थी. मतलब विलेज के एक पार्ट में अपर कास्ट के लोग रहते थे और दूसरी पार्ट में लोअर कास्ट के लोग रहते थे. सो शी इज सेइंग दैट आई डोंट नो हाउ इट केम अबाउट दैट द अपर कास्ट कम्युनिटीज एंड द लोअर कास्ट कम्युनिटीज वर सेपरेटेड लाइक दिस इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द विलेज. मतलब मुझे नहीं पता कि ये ऐसा कैसे हो गया कि अपर कास्ट कम्युनिटीज़ जो हैं वो अलग रह रही हैं, लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ अलग रह रही हैं. The Dalits would go to the other side when they had work to do there. वो अदर साइड तभी जाते थे, दूसरी तरफ, जब उनको काम करना होता था. बट दे नेवर एवर केम टू आवर पार्ट्स. पर जो अपर कास्ट के लोग हैं वो कभी हमारी तरफ नहीं आए. दे हैड नो रीज़न टू सिंस all institutions like the post office, schools and the church stood in their part of the village. अब उनके आने का कोई कारण भी नहीं था, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशंस थे वो पोस्ट ऑफिस जैसे स्कूल या चर्च जो है वो उन्हीं की तरफ थे. ओके, नाउ बामा गिव्स अ क्रिटिक ऑफ विलेज लाइफ even as she seems to describe it with nostalgia and yearning. She tells us the nicknames of people, their eccentricities, and then ends the chapter with the recounting of a local legend. Okay, local legend मैं आपको बताती हूँ अभी. eccentricities का मतलब होता है हमारा odd things, जो गलत चीज़ें होती हैं. तो वो बोलती हैं कि उसमें राइटिंग में उन्होंने बताया, निकनेम बताए हैं लोगों के, उनकी odd things के बारे में बताया है ना. और फिर वो चैप्टर को एंड करती हैं रिकाउंटिंग, मतलब याद करते हुए एक लोकल लीजेंड को, है ना, एक लोकल कहानी जो थी वहाँ की, उसको याद करती हैं. तो वो कहानी है
of a young that legend is of a young sister who is resented by the brother's wife. Resented means disliked by the brother's wife, and who is finally forced to commit suicide along with her 7 children when when her sister-in-law turned them all out. The brother killed his wife and built a temple for his good younger sister. ठीक है, नाम भी बताया हुआ है. And younger sister and her children. Bama says that the temple exists till डेट. ये कहानी, एक कहानी वहाँ पे सुनाई जाती थी कि कोई टेम्पल था, तो जब लोग टेम्पल जाते होंगे ना तो उनको ये कहानी पता चलती होगी कि एक छोटी बहन थी, जो ब्रदर की वाइफ थी ना, छोटी बहन की जो ब्रदर की वाइफ थी, वो छोटी बहन को पसंद नहीं, मतलब अपनी ननंद को पसंद नहीं करती थी. तो जो ननंद थी बाद में उसको मतलब इतना परेशान कर दिया गया कि जो छोटी बहन थी उसने अपने 7 बच्चों के साथ जो है वो सुसाइड कर लिया था, है ना. अब जब सुसाइड कर लिया तो जो ब्रदर था ना उसने अपनी वाइफ को मार दिया कि मेरी बहन को तुमने बहुत परेशान किया. अब उसने सुसाइड कर लिया तो ब्रदर ने अपनी वाइफ को मार दिया, और अपनी बहन, उस ब्रदर ने अपनी बहन की याद में एक टेम्पल बनाया था, अपनी छोटी बहन की याद में एक टेम्पल बनाया था, और मतलब उस अपनी छोटी बहन और उसके बच्चों की याद में एक टेम्पल बनाया. और जब लोग जाते थे ना उस टेम्पल में तो ये कहानी उनको सुनाई जाती थी, मतलब ये पता चलता था. तो वो बोल रही हैं कि अभी भी वो टेम्पल अभी तक है. ठीक है, अभी चैप्टर नंबर 1 इज़ फिनिश नाउ. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2. आई होप you like the video. Thank you so much. Please subscribe my channel. Thank you.